चतुर्थ अध्याय आरंभ। शत्रु संधि भाग 1। एक बात अपने लंबे कान खोलकर सुन ले और अच्छे से सुन ले, चिंदी आंखों और मेंढक जैसे पंजे वालों, यह पृथ्वी सिर्फ और सिर्फ महामानव की है। ईश्वर ने महामानव के रूप में अपनी अनुकृति इस धरा पर राज करने भेजी है। महामानव की अवहेलना करने का मतलब भगवान की अवहेलना करना है, जिसका परिणाम तुम्हारे लिए अत्यंत पीड़ादायक होगा। ये देखो भाई महामायक, इसका सिर ही बाहर, इसका मस्तिष्क ही बाहर रहता है। हुई हुई हुई। एक बार तू भी कान खोलकर सुन ले और अपनी पारदर्शी खोपड़ी में बंद मस्तिष्क में बिठा ले सूजी आंखों वाले कीड़े। हम तेरे ईश्वर के बिना सिद्धांतों को नहीं मानते। हम जहां से आए वहां के विधाता हम हैं। तेरे ईश्वर से हम लोग कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हम हैं हरु शक्ति। ब्रह्मांड पुंज के संकेत इस ज्वालामुखी के भीतर से प्राप्त हो रहे हैं। यकीनन ब्रह्मांड पुंज ने ही इस जंतु में शक्तियां विकसित की होंगी। हमें और समय नष्ट नहीं करना चाहिए। एक बार फिर ब्रह्मांड पुंज हमारे पास आ गया है तो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हरु सृष्टि विद्यमान होगी। आह, मजा आ गया। सदियों से महामानव को उसकी टक्कर का कोई दुश्मन नहीं मिला। आखिर बार कब अपने खून को देखा था, कब इसका स्वाद चखा था, याद भी नहीं है। ओहो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा भाई महामानव। अपने खून का स्वाद तो चख चुका महामानव, अब तुम कीड़ों की बारी है। असंभव। 5 हरु शक्तियों को सम्मिलित बार खाकर भी बौना जीवित कैसे है भाई? बौना सिर्फ जीवित ही नहीं, बूम बूम, बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से में भी है भाई। हा हा हा, नामो निशान मिट गया मेंढक पंजे वालों का। बूम, की 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 की। तुझे तेरी असली जगह बताने का समय आ गया है बोने। जिस काम के लिए तुझे तेरा संपूर्ण ऊर्जा बल लगाना पड़ा उसे हरु चुटकी भर में कर सकते हैं। चिट, चुटकी की आवाज। हरु तो चुटकी बजा के काम करते हैं भाई। यह वातावरण में चारों ओर तीव्र ऊर्जा व्याप्त है जिसे संशोधित कर हम बनाएंगे हरु मानव। तू एकल कोशिका से महामानव सैकड़ों वर्षों में बना और देख हमने चुटकियों में ही हरु मानव की सृजन कर दिया जिसकी शक्तियां तेरी शक्तियों से हजारों गुना अधिक मारी। जूम बूम। जानते हो एक मानव महामानव कब बनता है? जब वो जीवन का सबसे बड़ी विषमता पर विजय प्राप्त करता है, और वो विषमता मौत नहीं है। वह विषमता है पीड़ा, और घोर असहनीय पीड़ा। मुझे लगता है कि एकल कोशिका से महामानव का उद्भव चुटकी बजाने से हो गया। इस उद्देश्य के लिए इस घोर शारीरिक मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है। तुम हरु मानव को आभास ही नहीं है इस बात का। मैं कराऊंगा इस दर्द का एहसास, ऐसा दर्द जिसकी तुम मेंढक पंजे वालों ने कल्पना भी नहीं की होगी। बूम, क्रश, वृश। कमाल की शक्ति है बोने में, इतना पीटने के बाद भी मान नहीं रहा। अगर महामानव बनना इतना आसान होता तो हर मानव महामानव होता। बूम बूम, उड़ा दिया इसने, महामानव ने उन लोगों को, हरुओं को। खुद को भगवान कहते हैं, फिर भी एक महामानव से लड़ने के लिए 5 हरु कम पड़ रहे हैं। ही। अरे आसमान में ये गड़गड़ाहट कैसी? ये तो प्रतिपल पास आ रही है। ओह, ये क्या हुआ? वरुम, तेरे अहंकार के ज्वालामुखी को यह उल्का वर्षा ठंडा कर देगी महामानव। डम। मेरा एक मानसिक आघात तुझे तेरी जिंदगी से आजाद कर देगा। महामानव का विकास यहीं समाप्त हो जाएगा। ये ऊपर से उल्काएं कर रहे हैं भाई। बहुत देर से तमाशा देख रहा हूँ, अब तो मुझे अति उत्तेजना से भूख भी लगने लगी है। ओह, ये तो आ गया गलाला गीचा। और जब गलाला गीचा को भूख लगती है तब वह अपने दुश्मनों को खाना पसंद करता है। तू यहाँ कैसे पहुंच गया बे? जैसे तू पहुंचा है, पर फिक्र मत कर, हम भले ही शत्रु से ही, लेकिन हमारे रहते इस धरती पर कोई और अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकता। ओह, चतुर्थ अध्याय समाप्त हो गया। इस प्रकार गला लचीला के आने के बाद चतुर्थ अध्याय शत्रु संधि भाग 2। ये चंडकाल है, सुपर कमांडो ध्रुव के सबसे खतरनाक विलेंस में से एक। मैंने हमारे डाटाबेस में से इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ये तो हमारे डाटाबेस में ध्रुव से लेकर ध्रुविष्य यानी आप तक के सभी सुपर विलेंस को इसमें की इन्फो फीड है, पर उनमें से गिने चुने ऐसे हैं जिन्हें ब्लैक लिस्ट किया गया है। चंडकाल उन्हीं में से एक है भाई। ये है चंडकाल, देख लो, दाढ़ी वाले चंडकाल। सुपर कमांडो ध्रुव की मौत के बाद चंडकाल अचानक गायब हो गया था। यहाँ तक कि उसके कट्टर दुश्मन और ध्रुव के दोस्त स्वर्ण नगरी वाले भी उसे ढूंढ नहीं पाए। उल्का, मेरी बात तो सुनो। ये ध्रुविष्य अब उल्का को समझा रहा है, मेरी बेटिया मेरी बात भी सुन ले भाई कुछ। मैं नहीं जानता कि ध्रुव के समय से चंडकाल इस समय में कैसे और क्यों आया है, पर जो भी है मैं संभाल लूंगा। तुम इस मामले से दूर रहोगी, बल्कि तुम क्राइम फाइटिंग से ही दूर रहोगी। यू कांट डू दिस पापा, आप मुझे नहीं रोक सकते। आप भूल रहे हैं कि मेरी रगों में ध्रुव वंश का खून दौड़ रहा है। आपका खून दौड़ रहा है पापा। क्राइम फाइटिंग मेरे वजूद में है। आप मुझसे मेरा वजूद नहीं छीन सकते। तुम समझती क्यों नहीं उल्का? मैं अपने बेटे को पहले ही खो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता।
अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता। पापा बू। ध्रुवाक्ष भैया ने अपनी जान देकर पूरी मानवता को बचाया था पापा। आज वो जहाँ भी हैं वहाँ से आपको इस तरह देखकर उन्हें जरूर दुख होता होगा। दुर्वंश की परंपरा को मैं आगे बढ़ाऊंगी पापा, इस बात को कोई नहीं बदल सकता। दुर्वास भैया के जान को जान देने के मैं बेट जाने नहीं दूंगी पापा। मैं वचन लेती हूँ कि अपने वंश की परंपरा अपने अंतिम सांस तक निभाऊंगी। इस संसार से पाप भ्रष्टाचार सारी चीजें खत्म करके मानूंगी जो तो तुम्हारे खून में है। अब जब तुम ठाने चुकी हो तो ये भी सुन लो, मैं भी कभी अभी रिटायर नहीं होऊंगा। ऑफ कोर्स नॉट पापा, अभी तो आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। ओए उल्का मेरी बच्ची। तो हम मिशन बैंड बजाओ चंडकाल का शुभारंभ कहाँ से करने वाले हैं? इसी समुद्र में जा रहे हैं भैया। दुश्मन का सामना करने से पहले खुद को दुश्मन से बेहतर बनाना जरूरी है उल्का। चंडकाल को रोकने के लिए हमें वही जाना है जहाँ से चंडकाल प्रकरण की शुरुआत हुई थी। लेकिन हम समुद्र के भीतर क्या ढूंढने आए हैं पापा? जल्दी पता चलेगा। व्हाट? आपने इस डॉल्फिन को आदेश दिया है क्या? हमें स्वर्ण नगरी ले चले? यानी हजारों साल पहले तबाह हो चुकी स्वर्ण नगरी का अस्तित्व आज भी है? ओह, ये डॉल्फिन तो स्वर्ण नगरी ले गई। चलते हैं वहां पे। देवंजय, यहाँ पे इनका राजा बैठा है। देवंजय, समय आ गया है कि हम अपनी आपसी शत्रुता भुलाकर एकजुट हो जाएं, क्योंकि इतिहास के पन्नों में से निकलकर राक्षस जाति का अंतिम वंशज स्वर्ण नगरी के विनाश का उत्तरदायी चंडकाल इस युग में आ चुका है। देवंजय से रिक्वेस्ट करने गए। अब देवंजय तो अलग ही मूड में है। यह सागर, इसके अथाह जल की एक एक बूंद और इसमें सांस लेते प्रत्येक छोटे बड़े जीव जंतु पर मेरी दृष्टि प्रतिपल रहती है। जैसे तुम बाप बेटी ने सागर के भीतर की दुनिया में प्रवेश किया था, मुझे तुम्हारे आने का आभास हो गया था। यदि मैं चाहता तो तुम्हारे स्वागत के लिए डॉल्फिन की जगह शार्क्स का झुंड भेजता। पर जानते हो क्यों मैंने ऐसे क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम दोनों सही सलामत मेरे सामने आओ, ताकि तुम्हारी जान मैं अपने हाथ से ले सकूं। हा 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 हा। स्वर्ण नगरी देवजाति के विनाश के लिए ध्रुव वंश भी उतना ही उत्तरदायी है जितना कि चंडकाल। तुम्हारे वध के बाद चंडकाल के लहू से स्वर्ण नगरी को धोएगा। देवंजय। चौथा अध्याय समाप्त। जय बाबा गोरखनाथ। भूकाल नाग शक्तियों का प्रयोग कर रहे? ये क्या हो रहा है भाई? भोकाल नागराज भोकाल शक्ति के साथ? ये क्या गड़बड़ हो रही है? ये मिथ्याकार का बुना हुआ कृत्रिम संसार है। मिथ्याकार सिर्फ आपके मस्तिष्क से ही नहीं खेलता, बल्कि आपसे जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को वो अपने कृत्रिम संसार का हिस्सा बना लेता है और उनकी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार परिष्कृत कर देता है। पंचम अध्याय समाप्त हो गया है। पंचम अध्याय आरंभ। आश्चर्य, हम सभी मिथ्याकार के संसार में इस नागराज के इच्छाधारी रूप से लड़ते नजर आ रहे हैं, वही भोकाल की शक्तियों वाले। नागराज ठीक कह रहा है, इस ब्रह्मजाल का कोई ना कोई असर हम पर जरूर पड़ने वाला है। शक। उफ। आपके वास्तविक स्वरूप पर भी पड़ेगा। उफ। परंतु इससे फर्क क्या पड़ेगा? तिरंगा और शुक्राल को शीघ्र इस बात का एहसास हो जाएगा कि इसे भ्रमजाल मात्र है। नहीं शक्ति, युगम स्पर्धा को इतना सरल हड़गिज नहीं रखेगा। मिथ्याकार के इस भ्रमजाल में अवश्य कोई भेद है। ओह, मिथ्याकार के इस कृत्रिम संसार को मात्र भ्रमजाल समझने की गलती ना करें मित्रों। ये आपकी मस्तिष्क तरंगों को अपने संसार में प्रतिबिंबित कर आपकी शक्तियों को परिष्कृत करता है, परंतु इस प्रतिबिंबित शक्ति के वारों का असर। ओह, कृत्रिम संसार में नागराज ने ध्रुव पर वार किया और यहाँ वास्तव में ध्रुव की बाह से खून निकल रहा है, जैसे उस पर ही मारा गया हो। क्योंकि आपका वास्तविक स्वरूप ही मिथ्याकार के कृत्रिम संसार का पूरक है। मैं अपने हाथ पे भी नहीं हिला पा रहा। अवश्य ही यह मेरे कृत्रिम रूप द्वारा छोड़ी गई नागरसी का प्रकोप है। रुक जाओ भोकाल। ओह, ये तो प्रतिछाया मात्र है। ठहरो नागराज। व्यर्थ के प्रयासों में समय नष्ट ना कीजिए वीरों। आप मिथ्याकार के कृत्रिम संसार को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ मिथ्याकार के नियम ही चलते हैं। सिर्फ आपके साथियों के प्रतिरूप ही गणनायक प्रतिरूपों का मुकाबला करेंगे। और ध्यान रखिए, मिथ्याकार इस द्वंद्व को और अधिक दुर्दांत करता जाएगा। ऐसे में यदि आपके साथी प्रतिरूप घायल मृत होते हैं तो वही हश्र आपका भी होगा। अश्वबल के समक्ष इस तुच्छ
नाक बनने की कोई विसात नहीं है। इन कटीले नागफनी सर्पों के विषय में ये बात नहीं कह पाएगा तू अश्वराज? उफ, भोकाल द्वारा छोड़े गए कटीले सर्प अश्वराज को घायल कर रहे हैं। क्या तुम किसी प्रकार अपने इस प्रतिबिंबित रूप से मानसिक संपर्क स्थापित कर सकते हो महाबली? मित्र अश्वराज, मैं प्रयत्न कर रहा हूँ तरसदेव, परंतु सफलता नहीं मिल रही। भेड़िया देवता मदद! बेशक तुम पर गोलियों का असर नहीं होता नागराज, पर मेगा गन की कॉस्मिक एनर्जी बीम्स सीधे तुम्हारे नर्वस सिस्टम को शून्य कर देंगी। तेरी ताकत लाख विध्वंसकारी सही, पर डोगा के बारूद से अधिक विध्वंस नहीं फैला सकती। ओह, सम्मिलित शक्ति डोगा और उसकी नागराज की कोई धातु ऐसी नहीं जिस शक्ति की अग्नि पिघला नहीं सकती। शक्ति भी हमला कर रही है भाई। तेरी ढाल और तलवार का भी यही असर होगा। हे देव काल जी, हे बाबा गोरखनाथ, कैसे विचित्र भ्रमजाल है ये। अत्यंत तुच्छ है तुम्हारी शक्तियां और वार काल नागराज के सामने। काल नागराज भी है यहाँ पे। ढकमान गण के आगे आपकी नाग शक्तियों का वश नहीं चलने वाला। नाग और बाज के युद्ध में जीत सदैव बाज की ही होती है। शाकाल की बाज शक्ति इसे प्रत्यक्षतः प्रमाणित करेगी। यह है शाकाल। पंच तत्वों की शक्ति से ऊपर नहीं है तुम्हारी नाग शक्ति। हम सभी के आवेश को यह भीषण विष फुंकार शांत करेगी। फू फू। हे देव, मेरे प्रतिबिंबित रूप द्वारा छोड़ी गई विष फुंकार का असर मेरे साथियों पर हो रहा है। ओह, विष फुंकार से तो ये मारे गए, गिरी गए धप्पे से। इस स्पर्धा को जल्द से जल्द समाप्त करके अपने साथियों की रक्षा सिर्फ आप ही कर सकते हैं वीरों। मिथ्याकार के कृत्रिम जाल में उसकी शक्ति ही उसके भ्रमजाल की कुंजी है। स्पर्धा यही है। कुंजी को हासिल करो और अपने साथियों को सुरक्षित करो। परंतु मैं आपको सावधान कर दूं कि मिथ्याकार सिर्फ आपके साथियों की शक्तियां ही परिष्कृत नहीं करता, इस कृत्रिम संसार में वह आपकी सोच भी परिष्कृत करता है। मिथ्याकार आपके अंतर्मन की उन घटनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिन्होंने आपके जीवन को सबसे अधिक प्रभावित किया है। ओह, ऐसी दबित स्मृतियां जो आपके वजूद का हिस्सा तो हैं, पर जिनसे आप दोबारा मिलना नहीं चाहते। नहीं नहीं, यह क्या हो गया मेरे हाथों? एक मासूम बच्ची की हत्या। ये अभी तिरंगा सोच रहा है, इससे एक बच्ची की हत्या हो गई होगी। नहीं नहीं, दोबारा नहीं। पंचम अध्याय समाप्त। परिशिष्ट अध्याय जंगल का देवता। ओह, युगम नृत्यस्य। एक और देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा और शुक्र शिष्य शुक्राल मिथ्याकार के कृत्रिम संसार में फंसे हुए हैं, जहां उनके दलों के नायक ही अपने दल के शत्रु बन उन्हें खत्म करने पर आमादा हैं। और दूसरी ओर धरती पर प्रत्येक छोटी बड़ी महाशक्ति उत्तर जीविता के लिए द्वंद्व कर रही है। असम के जंगल भी ऐसे ही विश्वधन का रणक्षेत्र बना हुआ है। परंतु रणभूमि में हथियारों का टंकार मात्र ही युद्ध की विभीषिका का द्योतक नहीं होती। यकीन जानिए मित्रों, असली युद्ध अब शुरू होगा। ठहरो, मैं जंगल का देवता भेड़िया पुत्र भेड़ाक्ष तुम सबको बंधक बनाने का आदेश देता हूँ। देख लो साहब, भेड़ाक्ष के भी दर्शन कर लो। अभी तो आपने भेड़िया देखा होगा, को भी देखा होगा, ये भेड़ाक्ष है। सर्व नायक चतुर्थखंड समाप्त। इस प्रकार से अब अगला जारी रहेगा यही, और पंचम खंड होगा सर्व मंथन में हम लोग दोबारा से आएंगे इसी सब नायक सीरीज में। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और हमें बताते रहिए कमेंट सेक्शंस में कि आपको हमारा कॉमिक्स कैसा लगा। हमारा उत्साह बढ़ाइए साथियों। धन्यवाद, थैंक यू।